अच्छा बेटे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिजर्व वर्ड। ठीक, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर को काम करवाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, और कंपाइलर उन वर्ड्स को कोई स्पेशल मीनिंग्स दे देता है। वो जो स्पेशल मीनिंग्स होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वो जो कंपाइलर ने उस लैंग्वेज के लिए जो भी उसको उस वर्ड को जो भी टास्क असाइन किया होता है, ठीक है, उसने उस जो रिजर्व वर्ड उसको बोलते हैं, उसने वही टास्क जो है वो परफॉर्म करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास जो है वो 32 वर्ड्स हैं, यानी रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ का याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपके जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। बाय लोअर केस आई मीन कि अगर आप नाम लिख रहे हैं अपना जिससे, ठीक है, तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो उसका अलग मीनिंग है, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो उसका अलग मीनिंग है। ठीक हो गया। अब वो जो मीनिंग्स हैं उसके अंदर क्या है, उसका रीज़न ये है कि आपका जो आस्की कोड होता है, मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो कोड है आपका, ठीक है, जो कि सारी दुनिया में सेम है, कि जो कैपिटल लेटर ए है आपका, ठीक है, उसका जो एस्की कोड है वो स्मॉल लेटर ए से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी सी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव नहीं भी होती, लेकिन आपके पास जो सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़नी है वो केस सेंसिटिव है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो 32 वर्ड्स हैं इनमें से कौन कौन से हमने देखे हुए हैं। उनमें से एक जो है वो ब्रेक का है। ये बेसिकली फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। यानी एक फ्लो में जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही ब्रेक का रिजर्व वर्ड जो है आपका कंपाइलर देखेगा तो उसको वो क्या कर देगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर देगा, वहां से ब्रेक कर देगा, और आप जिस भी स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं उसमें से आप क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद अब जो आप आगे टॉपिक में देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, ये करेक्टर, ठीक है, CHAR, ये आपकी बेसिकली क्या है, डेटा टाइप है। जब आपने सी प्रोग्राम में एज एन इनपुट स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर, ठीक है, इनपुट देनी होती है स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, ठीक है, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर। उसके बाद आगे आ जाएं, आप आगे पढ़ेंगे कि आपके पास कुछ जो आइडेंटिफायर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल वो चीज़ है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होती रहती है, वो एंटिटी जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होती है। और कुछ एंटिटीज आपकी ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, उसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो ये CONST ये रिजर्व वर्ड है, पूरा नहीं लिखेंगे कांस्टेंट, बल्कि क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद बेटे आगे आ जाएंगे कॉन्टिन्यू। ब्रेक जो है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और ये जो कॉन्टिन्यू का रिजर्व वर्ड है ये क्या करता है, ये आप जिस भी स्ट्रक्चर में होंगे, इंशाल्लाह आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है। अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो उसके ऊपर इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, उसके बाद डिफॉल्ट, यानी आप इफ एल्स आपने पढ़ा था, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाएं, ठीक है, तो जो लास्ट वाली आपके पास, यानी कोई भी जब कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आखिर में जो आखिरी केस जो है आपका, जब वो आप कहते हैं कि चलो ये दिखा दो कि जी इट इज एन एरर मैसेज, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि वो डिफॉल्ट, यानी लास्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, अब ये इफ़ वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ, इफ़, और इफ़ के साथ जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, एल्स का। और आप लोगों ने एल्गोरिदम्स में इफ़ पढ़ा हुआ है और साथ आपने क्या था, अदरवाइज पढ़ा था, लेकिन वो अदर प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बेटे आपके पास आ जाती हैं हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स मैंने आपको समझाया था कि हेडर फाइल्स आपके पास वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर जो भी आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं। अब वो रिटर्न फॉर्म क्या है कि जी लॉग का फंक्शन आप तो जैसे कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं उसी तरह हेडर फाइल में भी वो पड़ा हुआ है, आप सी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो वो काम करेगा कैसे,
वो जो उसकी वर्किंग है वो कहाँ लिखी हुई, फंक्शन की वर्किंग कहाँ लिखी हुई है, हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, अब जिस तरह ये है आपके पास मेंशन है, सी कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इन लाइब्रेरी फाइल, इसको लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल भी बोलते हैं। वेरियस टास्क इन सी प्रोग्राम इंक्लूड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मैथ ऑपरेशंस। अच्छा, जो भी आपने फंक्शन यूज करना है, मेक इट श्योर कि आपने उसकी करस्पॉन्डेंट जो हेडर फाइल है या जो रिलेटेड हेडर फाइल है वो इंक्लूड की हुई है या नहीं की हुई। अब जैसा मैं मैथ्स का मेरा कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे मैथ के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैंने मैथ डॉट एच इंक्लूड नहीं की तो वो मेरे मैथ के फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि मैथ का फंक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कहाँ मेंशन्ड है, मैथ डॉट एच के अंदर। तो आपके वाइवा के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है हेडर फाइल क्या होती है, फिर आप ये मेंशन करेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जी प्रिंट एफ stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर क्या मेंशन्ड है, कौन से फंक्शन हैं, बहुत सारे हजारों फंक्शन हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन जो है दैट इज एन आउटपुट फंक्शन, नोट इट ऑन योर बुक। ठीक है, उसके बाद बेटे देखें आगे, आपके पास है स्कैन एफ। अब जब आपने यूजर से इनपुट लेनी है, तो यूजर से जब आपने इनपुट लेनी है तो आप किस फंक्शन के थ्रू लेंगे, स्कैन एफ के थ्रू। ठीक है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो इनपुट फंक्शन है। उसके बाद देखिए आप, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ठीक है, उसके अंदर क्लियर स्क्रीन, यानी अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर पिछला रिजल्ट भी बार बार डिस्प्ले हो रहा है पिछले प्रोग्राम का, तो अब आप क्लियर स्क्रीन से क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस जो आपका कह लें कि रिजल्ट है उसको जब आपने क्लियर करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है गेट सी एच, ये भी इनपुट फंक्शन है। ठीक है, और ये सी एच गेट मतलब गेट करो किससे, यूजर से, और सी एच क्या चीज है, करेक्टर। ठीक है, तो गेट सी एच यानी यूजर से करेक्टर को गेट करो, तो ये भी ये इनपुट फंक्शन हो गया। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज गेट सी एच ई। गेट तो मतलब यूजर से इनपुट लो, सी एच करेक्टर लो, और ई फॉर एको। ठीक है, तो जो भी आप यूजर से करेक्टर लेंगे उसको आप स्क्रीन के ऊपर क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, तो उसको इसका क्या मतलब हुआ कि ये एको करवा रहा है। ठीक है, तो अभी होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप देखें इसका क्या मतलब है, इस डायग्राम का मतलब है, इसके अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, अब ये अपने पास जो है वो नोट डाउन बेशक कर लें कि इसके अंदर जो भी आप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, आप क्या जो भी आप जैसा स्कैन एफ का या प्रिंट एफ का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आप जस्ट उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और उसका जो फंक्शन का डिस्क्रिप्शन या वर्किंग है वो कहाँ लिखी हुई होती है, हेडर फाइल के अंदर। दोबारा से जब आपका प्रोग्राम लिंकर बेसिकली क्या कर रहा था, आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा, ठीक है, वो यहाँ से क्या करवाता है, देखता है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, वो जाता है यहाँ से स्टैंडर्ड जो भी आपकी हेडर फाइल है, ठीक है, उसमें से उस फंक्शन को कोड को कॉपी करता है और ला के आपके सोर्स प्रोग्राम में क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। ठीक है, और इस तरह से लिंकर क्या कर देता है, आपके सोर्स प्रोग्राम को आपकी हेडर फाइल के साथ लिंक कर देता है, और फिर आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, अच्छा जी, इन ऑर्डर टू यूज लाइब्रेरी फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, when source program is translated into executable file, a copy of code of function is pasted in the source program by the linker from the header file before creating the executable file. Hopefully it is clear. अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपके सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जिसमें आप हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करवाते हैं। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, हेडर फाइल्स आपने खुद बनाई हुई है,
क्या सारी हेडर फाइल्स सारी हेडर फाइल्स जो हैं वो आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड हैं? कुछ हम खुद भी बना सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ जो पहले से बनी हुई है उसको इंक्लूड करवा सकते हैं, और कुछ हेडर फाइल्स हम खुद भी बना सकते हैं, उनको भी हम इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में दो वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं, दो रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं। पहला जो है आपके पास इंक्लूड का है, और दूसरा आपके पास किस चीज का है, डिफाइन का। ठीक, उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब मेन फंक्शन में बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है कि आपकी जो आप बेसिकली जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, मेन फंक्शन से। अगर आपने प्रोग्राम लिख लिया, बॉडी वगैरह बना ली और मेन फंक्शन नहीं लिखा, तो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये आपका जो है स्टार्टिंग डेलीमीटर है। फिर उसके अंदर आप लोकल वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं और स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद आप इनको क्या कर देते हैं, जो आपकी बॉडी है मेन की एंडिंग डेलीमीटर के साथ, उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको बॉडी ऑफ द फंक्शन कहते हैं, यानी ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका मेन फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग डेलीमीटर नहीं लगाया या एंडिंग डेलीमीटर नहीं लगाया तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जो अगर जैसा टैन है, कॉज है, स्कैन एफ है, वो फंक्शंस तो बिल्ड इन फंक्शंस है ना, लेकिन अगर यूजर अपनी मर्जी से कोई फंक्शन बनाना चाहता है तो वो फंक्शंस कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ पे मेन के बाद। ठीक है, लेकिन ये आपके उसके अंदर मेंशन्ड ही नहीं है। अच्छा जी, अब जो एक छोटा सा प्रोग्राम उसने कहा, क्या कहा कि इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल। ठीक है, वॉइड, वॉइड मींस नो रिटर्न टाइप। इस वॉइड का पहले वॉइड का अपनी बुक पे नोट करें। फर्स्ट वॉइड मींस नो रिटर्न टाइप, मेन इज द बेसिक फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। और ये पैरेंथेसिस के अंदर जो अगला वॉइड है ये बेसिकली क्या आपको बता रहा है कि नो आर्ग्यूमेंट्स, यानी यू आर नॉट पासिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स टू द मेन फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग डेलीमीटर लगाया, उसके अंदर प्रिंट एफ लिखा। अब जो भी चीज, ये याद रखो, जो भी चीज आपने स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डबल कोट्स में आप लिखेंगे। ठीक है, और ये देखो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, प्रिंट एफ में प्रिंट का पी बड़ा लिख देंगे या स्पेस दे देंगे दरमियान में, तो यहाँ एरर आएगा। प्रिंट एफ एक इकट्ठा वर्ड है, आपने इकट्ठा ही लिखना है, दरमियान में स्पेसेस नहीं देनी, कैपिटल लेटर्स नहीं देने, और स्पेसिंग जो है वो नहीं करनी है आपने। ठीक, क्योंकि इसका सिंटेक्स ऐसे है, और जब आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, डबल कोट्स में आपने लिखा आई लव पाकिस्तान, और डबल कोट्स में जो चीज़ भी लिखी जाती है उसका ये मतलब होता है कि इसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दो, इसके अंदर और कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ प्रिंट होगी, स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपका ये जो है ये आपका एंडिंग डेलीमीटर आ गया, यानी आपकी जो मेन फंक्शन है आपने उसको अपने कंपाइलर को बता दिया कि मेरा मेन फंक्शन जो है उसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक, अब उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इंक्लूड का बेटा मैंने आपको बताया ये हमेशा कहाँ से, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की ये डायरेक्शन, ये बेसिकली आप अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये काम करो। ठीक है, यू आर टेलिंग योर कंपाइलर टू डू दिस थिंग। अब क्या बता रहे हो, हैश साइन से हमेशा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिव आपका स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, हैश साइन से। इंक्लूड का क्या मतलब है कि आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि जाओ इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो, आगे मेंशन करें कि अगर हेडर फाइल है तो हेडर फाइल को इंक्लूड करें। और ये जो आपकी हेडर, जो भी हेडर फाइल्स वगैरह होंगी ये तवज्जो से देख लें कि ये एंगल ब्रैकेट्स जो आपकी होती हैं उसके अंदर होगा। एंगल ब्रैकेट्स भी ध्यान से देख लें किस तरह लग रही हैं। ठीक हो गया, उसके बाद देखें ये सारा मेंशन किया हुआ है। ओके, इन द अबव प्रोग्राम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल टेल्स, क्या है कि ये आपके फाइल में इंक्लूड करवा दे, जो आपने सोर्स कोड लिखा है उस फाइल में इसको इंक्लूड करवाएं। ठीक है, और उस किस लिए इंक्लूड करवा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है, और आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, स्कैन एफ का।
ठीक है। और आप प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ उसको कॉल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी वर्किंग या फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहे। वो लिंकर का काम है कि हेडर फाइल में से उसको निकाले और फिर जो है आपके सोर्स कोड में उसको क्या कर दे, पेस्ट कर दे, ताकि आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है डिफाइन। यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि डिफाइन का जो रिजर्व वर्ड है ये इसलिए यूज़ होता है कि आप जो है अपने कोई लेट से वेरिएबल को डिफाइन करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये याद रखें कि दो चीज़ें होती हैं, इंक्लूड और डिफाइन। अच्छा जी, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आ गया, तो वो चीज़ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। void फंक्शन, ये देखें, नो रिटर्न वैल्यू एंड सेकेंड void इनसाइड द ब्रैकेट मीन्स इट डजेंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स। तो वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे लिखे जाते हैं। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन में ये याद रखो कि स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन स्टेटमेंट से पहले आपने डेटा टाइप्स वगैरह मेंशन करनी है। और जब भी आपने अपनी स्टेटमेंट को एंड करना है तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि एंड हो गई है, बेसिकली आपका टर्मिनेटर सिंबल बताएगा। तो आपने इसको सेमीकोलन नहीं बोलना, वो बहुत जहालत सी लगेगी, इट इज टर्मिनेटर सिंबल। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। अब कमेंट्स इन सी लैंग्वेज का क्या मतलब है आपके पास कि जी जिस तरह आपको अभी मैं कह रही हूँ कि ये अपनी बुक पे नोट कर लें, ये अपनी बुक पे नोट कर लें, वाई, क्योंकि आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं बेटे सिंपल वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि जी आप नोट करते जा रहे हैं। जब आप पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक हिंट सा मिल जाएगा कि अच्छा ये मैम ने इसलिए बताया था, ये चीज़ ये काम करेगी, ये चीज़ ये काम करेगी, इट विल बी हेल्पफुल। इसी तरह जब आप सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम के साथ कमेंट्स लिखते हैं, और इस तरह है कि अगर लेट से मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने जॉब छोड़ दी, तो अब क्या होगा कि जो नया आने वाला पर्सन है, जो नया प्रोग्रामर है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो जो कमेंट्स लिखे हुए होते हैं उनसे पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कौन सी लाइन क्या कर रही है, किसके ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। और जो बाकी सारी आपकी स्टेटमेंट्स हैं जिनके साथ आप टर्मिनेटर सिंबल यूज करते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन ये जो कमेंट्स हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये लाजमी याद रखिएगा। नॉन एग्जीक्यूटेबल का क्या मतलब है कि ये यानी आप सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं और ये जस्ट एज अ रेफरेंस यूज होती हैं, इनका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आता। अब देखते हैं आगे। कमेंट्स आर एडेड इन अ प्रोग्राम व्हेन द फैक्ट इज नेसेसरी टू बी ब्रॉट टू द अटेंशन of program's reader. Generally, programmers write comments at the beginning of the program explaining the reader what is the program is intended to achieve and inside the program code. ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कमेंट ऊपर लिखें। आपको जहाँ लगता है कि एक डिफ़िकल्ट पीस ऑफ कोड आपने लिखा है, यू कैन मेंशन इट देयर एज वेल। अच्छा जी, कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, कमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और एक क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। बेटे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ओके। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि जब आप ये स्लैशेस को बेटे तवज्जो से देख लें, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो जब आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखी डालेंगे किसी भी प्रोग्राम के अंदर या सी के कंपाइलर के अंदर, तो वो बेसिकली ये फॉरवर्ड स्लैशेस डबल डालनी है, ठीक है। तो उससे आपका सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि आपने मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आप कैसे डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट करेंगे, अपना पूरा कमेंट अंदर लिखेंगे, उसके बाद पहले स्टैरिक आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी। तो दरमियान में ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट, जैसा कि आप इसकी एग्जांपल में देख भी सकते हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ
फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक से स्टार्ट हुआ, सारा कमेंट आपने लिखा, और फिर उसका क्लोजिंग कैसे होगा, पहले स्टेरिक आएगा और फिर क्या आएगी, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी। और ये देखें आप, जैसे आपको प्रोग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन भी आपको करती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। अब ये देखो ज़रा क्या कर रहा है, कैलकुलेशन आपने स्टेटमेंट लिखी, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, उसके बाद आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए, ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आपने क्या किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपके पास क्या आ गया कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट लिख दिया। और वो कमेंट क्या लिखा है, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी, यानी आप, लेकिन आप इसमें ये लिख सकते हैं कि एडिंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड असाइनिंग द रिजल्ट टू सम वेरिएबल, ठीक है। ये एस ओ एम ई सम नहीं है, दिस इज सम, सम मीन्स टोटल, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं आप, डबल स्लैश लगाएंगे। देखो स्पेसिंग प्रॉपरली करना ताकि आपके प्रोग्राम की विजिबिलिटी क्लियर रहे, ठीक है। तो कैलकुलेशन टू फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग ए एंड बी एंड असाइनिंग द रिजल्ट टू द वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, उसके बाद आपने क्या किया कि प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया। प्रिंट एफ आपके पास क्या कर रहा होता है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। अब ये बैक स्लैश एन क्या कर रहा है, बैक स्लैश एन इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। ये आपका है एस्केप सीक्वेंस, इधर नोट कर लें अपने पास बुक में, ये आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये आपके जो जो भी डिस्प्ले होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे, यानी एक लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद फिर आप ये नोट कर रहे होंगे, ये परसेंटेज डी क्या चीज़ है, ये आपका है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा था, जब आपने इंटीजर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, इंटीजर की वैल्यू को, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह चैप्टर 3 में देखेंगे। इंटीजर की वैल्यू को जब आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है तो आप परसेंटेज डी को यूज करते हैं, ठीक है। अगर करेक्टर यूज करना है तो क्या डिस्प्ले करवाएंगे, परसेंटेज सी। और अगर फ्लोटिंग पॉइंट को आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, नंबर को, फ्लोटिंग नंबर को डिस्प्ले करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ, ठीक है। तो दोबारा से सुन लें, ये आपका क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर आपने स्क्रीन पे इंटीजर यानी होल नंबर को डिस्प्ले करवाना है तो परसेंटेज डी लिखेंगे। अगर करेक्टर को डिस्प्ले करवाना, करेक्टर मीन्स स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, तो आप परसेंटेज सी लिखेंगे। और अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्प्ले करवाना, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल नंबर, यानी 2.5 माइनस 2.5 ऐसा कोई नंबर होगा, तो आप क्या मेंशन करोगे, परसेंटेज एफ। होपफुली यू हैव रिटन इट ऑन योर बुक्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। अब आप यहाँ पे तवज्जो से देखें कि आपके पास दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप वैल्यूज जो हैं वो असाइन करते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट्स और दूसरे क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, कांस्टेंट मैंने जैसे डिस्कस किया था कि कांस्टेंट आपके पास वो चीज़ होती है जो जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द, वो आइडेंटिफायर या वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी क्या टाइप्स हैं, नंबर्स हो सकते हैं। अब नंबर में फ्लोट भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, ये अपने पास मेंशन करें, ट्री सा बना लें इसका। करेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। अब करेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, तवज्जो से सुने। करेक्टर में सिंगल अल्फ़ाबेट आएगा, चाहे वो स्मॉल लेटर है चाहे वो कैपिटल लेटर है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, पूरे का पूरा सेंटेंस आ जाता है। और आपको पता है सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट आएगा और यहाँ पे मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग योर अल्फ़ान्यूमेरिक थिंग्स, ठीक है। और इसके अलावा आप कह लो कि आपकी स्पेसेस भी आ जाती हैं इसके अंदर,
और भी बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर आ जाती हैं। तो स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। एंड द स्ट्रिंग में इंक्लूड योर स्पेस, जो आप स्पेसेस वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आगे सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। अब क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं और क्या चीजें इसके अंदर नहीं आ सकती हैं, वो आप यहाँ से जो है वो नोट डाउन कर लें कि अपर केस, लोअर केस आ सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं, करेक्टर कांस्टेंट इनक्लोज्ड इन। अच्छा ये देखो, जब भी आपने इनपुट देनी है तो इनपुट हमेशा किस में देंगे, आपका करेक्टर हमेशा किस में आएगा, सिंगल कोट्स में। करेक्टर की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, सिंगल कोट्स में। ये लाजमी नोट करो। ये देखो, नंबर जब भी लिखोगे तो उसमें कोई कोटेशंस नहीं है, कोई कोट्स नहीं है, कोई कॉमर्स नहीं लगे हुए। जब करेक्टर देना है तो वो सिंगल कोट के साथ आएगा, और जब आपने स्ट्रिंग देनी है तो वो किस में आएगी, डबल कोट्स में। दोबारा से सुन लें, चाहे वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है, नोट कर लें कि आपके पास जो नंबर्स है, चाहे वो नंबर डेसिमल है, होल नंबर यानी इंटीजर है या फ्लोट है, वो विदाउट कोट्स आएगा। अगर आपका करेक्टर है तो वो सिंगल कोट में वैल्यू मेंशन होगी, और अगर आपकी स्ट्रिंग है तो वो किस में आ जाएगी, डबल कोट्स में आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, जैसे हेलो अहमद लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल्स में आ जाए बेटे। वेरिएबल्स की भी इसी तरह 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और वेरिएबल का क्या मतलब है कि इट्स वैल्यू, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है ड्यूरिंग कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और करेक्टर वेरिएबल्स, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिक में फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो कौन सी, हाँ जी, एक आपके पास इंटीजर होगी यानी होल नंबर ले सकते हैं, और दूसरा आपके पास क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या जाता है, आगे चलते हैं हम। वेरिएबल्स, व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एसोसिएट्स। अब ये लाजमी अपने पास मार्क कर लें, ठीक है। क्या मार्क करना है यहाँ पे, कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी वेरिएबल मेंशन करते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल में आपके पास क्या होता है, उस वेरिएबल को 3 चीजें असाइन होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज जो है, वेरिएबल का कोई ना कोई नेम होगा, ठीक है। और वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वेरिएबल को रैम के अंदर कोई ना कोई स्पेस मिली हुई होगी, ठीक है। तो वेरिएबल कंटेन्स 3 थिंग्स, इसको अंडरलाइन करें सारे को। यहाँ पे डायग्राम सी बनाओ एक, ठीक है। उसके अंदर मेंशन करें कि वेरिएबल जब बनाते हैं तो उसको 3 चीजें मिलती हैं। एक वेरिएबल का नाम होता है, एक उसकी मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, और एक उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक। उसके बाद जब आपने वेरिएबल नेम रखना है, जिस तरह ह्यूमंस के नेम्स होते हैं उनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपने कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, कोई भी जब आपने आइडेंटिफायर बनाना है, अब जिस तरह मैं हूँ, मेरा एक नाम है, ठीक है, इसी तरह आप हैं, आपका एक नाम है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जब आपने किसी भी वेरिएबल का कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आपने करना है, ठीक है। अब वो क्या रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हाँ जी, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से नेमिंग कन्वेंशंस हैं आइडेंटिफायर के लिए जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना है। हाँ जी, सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो अंडरस्कोर से शुरू हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। एंड मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स, ठीक है। जिस तरह आप कह लें अंडरस्कोर पे, ठीक है, या अंडरस्कोर कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर ए, तो इट इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
द अंडरस्कोर मे बी यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है। और जिस तरह ये दरमियान में आ सकता है अंडरस्कोर, तो वो क्या है, ओवर अंडरस्कोर टाइम। अब आप ये कहो कि जी मैं स्पेस दे देती हूँ, तो स्पेसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन वेरिएबल नेम्स, ठीक है, रूल नहीं है ये। तो आपको कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द सिंटैक्स। तो यू नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। अच्छा जी, उसके बाद अगला आपके पास क्या आ जाता है कि आपके जो वेरिएबल नेम की लेंथ है वो कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा ना हो। तो क्या है, अगर आपके दो वेरिएबल्स आपने बनाया और उनके जो पहले 31st लेटर्स जो हैं, अल्फाबेट्स जो हैं वो सेम है, तो आपका कंपाइलर उन दोनों को क्या कंसिडर करेगा, सेम। तो इसलिए कोशिश करें एक तो नेम, जो वेरिएबल नेम रखना है वो सूटेबल वेरिएबल नेम हो, ठीक है। और जिस तरह दो वेरिएबल्स को a प्लस बी को आपने सम करवाना है, तो आप जो तीसरा वेरिएबल रखेंगे उसको सी कहने के बजाय उसको क्या कह लें, सम। उसको क्या बोले, सम, ताकि वो बहुत ही आपको क्लियर हो कि ये कर क्या रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड इन नेमिंग वेरिएबल्स एंड अपर केस लेटर इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द लोअर केस लेटर्स, ठीक है। अब ये वजह देखो, एवरेज, कैपिटल एवरेज जो है वो डिफरेंट है, कैपिटल एवीजी डिफरेंट है और स्मॉल एवीजी डिफरेंट है, एंड रीजन इज द ASCII कोड, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आ जाएं, स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जैसा हैश साइन किस में आता है, रिजर्व वर्ड है, और किस में यूज होता है, आपका कह लो कि उसके अंदर है, रिजर्व वर्ड्स में है और इंक्लूड के साथ यूज होता है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी यूज होता है। इसी तरह आप स्पेशल कैरेक्टर अल्फा, यानी कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में, तो कुछ चीजें हैं जो आप नहीं यूज कर सकते। उसके बाद जो आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, व्हाई, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल मीनिंग्स ऑलरेडी असाइंड बाय द कंपाइलर। अब आप उनको कोई स्पेशल मीनिंग नहीं दे सकते। इंट मैंने क्या बताया था, इंटीजर, ये डेटा टाइप है। केस जो है ये रिजर्व वर्ड है। केस बेसिकली क्या होती है, केस के साथ हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक। और उसके बाद इफ जो है, आपने पहले भी चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है, इफ बेसिकली आपके पास क्या कर रहा होता है, इसके साथ कंडीशन मेंशन की जाती है, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम बिकॉज उसके साथ क्या होता है, कंपाइलर ने स्पेशल मीनिंग्स असाइन किए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें, स्पेस इज नॉट अलाउड इन नेमिंग द वेरिएबल। जैसा मैथ्स लिखना है तो आपने एम ए अलग लिख दिया और डबल एस अलग लिख दिया, दैट इज इनकरेक्ट। व्हाई, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सिंटैक्स ऑफ सी। अच्छा जी, उसके बाद बेटे आ जाएंगे आप, आपके पास आ जाती हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या है, कंप्यूटर को आप कैसे बताएंगे कि जी अगर मैंने इंटीजर लेना है तो उसको कितने जो है स्पेस दे दो, अगर फ्लोटिंग पॉइंट लेना है तो उसको कितनी स्पेस रैम में दे दो, अगर करेक्टर लेना है तो उसको कितनी जो बाइट्स हैं वो असाइन कर दो, ठीक है। तो स्पेस का क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक हो गया। तो अब डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं आपके पास, वो आपको डिफरेंट क्या दे रही हैं, स्पेस दे रही हैं रैम के अंदर। अब वो कितनी स्पेस देती हैं और वो कैसे लिखी जाती हैं, अब जरा तवज्जो से हम वो देख लेते हैं। बेटा जैसे ही ये लिंक जो है वो ख़त्म होगा तो आप जो है उसको रीज्वाइन करें, ताकि हम अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि मेन डेटा टाइप्स फॉर वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, और तीसरा जो आपकी बुक में मेंशन्ड है करेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, आप आउट ऑफ स्कोप है आपकी बुक से। अब यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ स्पेसिफायर, यानी आपने यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप लिखनी है और उसके बाद आपने क्या लिखना है, वेरिएबल का नेम, ठीक है। वेरिएबल का क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। अगर आप ये डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल्स मेंशन नहीं करते तो सी प्रोग्राम के लिए दे विल बी अनरिकॉग्नाइज्ड, और वो कहेगा ये अननोन है मेरे लिए। लेकिन जब आप डेटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम लिख देंगे तो फिर क्या होगा, दैट विल बी नोन टू कंपाइलर, क्योंकि वो उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या असाइन कर देगा,
नेम तो उसका है ही है, एक मेमोरी असाइन कर देगा, यानी जितनी नंबर ऑफ बाइट्स उसको चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा वो उसको क्या कर देगा, यानी उसको बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी, वैल्यू जो भी आप देंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, इंटीजर। इंटीजर मीन्स इसके अंदर क्या है, होल नंबर है। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंटेनर है। अब जरा तवज्जो से सुने, कंटेनर में इसको क्यों कह रही हूँ। जिस तरह ग्लास है, ग्लास इज अ कंटेनर दैट कैन होल्ड अ लिक्विड थिंग, ठीक है। इसी तरह जग है, जग एक बड़ा कंटेनर है, ठीक। तो ये चीजें इस तरह से हैं, ठीक। तो अब ये कंटेनर की टाइप आप उसको बता रहे हैं कि एक कंटेनर लो जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कंटेनर क्या बताता है, डेटा टाइप, ठीक है। और वेरिएबल का नाम क्या है, सम है। और आगे उसने क्या लिखा, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या बताता है कंपाइलर को कि जी वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है, ठीक है। आप अभी लिंक को ख़त्म हो रहा है तो इसको रीज्वाइन कर लें।